ये कार्यक्रम मैं अपने जो रेगुलर शोज हैं थर्ड आई और ओवरव्यू उससे अलग हटके कर रहा हूँ। कार्यक्रम में आप ये समझ लीजिए कश्मीर फाइल्स का सच। कश्मीर फाइल्स का सच इसलिए क्योंकि कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर आई और उसमें बहुत सी चीज़ें कश्मीर के बारे में एक ढंग से परोसने की कोशिश की गई। मैं सन 74-75 74-75 में पहली बार कश्मीर गया था। उसके बाद कई बार कश्मीर यात्राएं की। इस बार की यात्रा, हालांकि पिछली बार मैं लद्दाख अभी पिछले साल गया था, पिछले साल मतलब 2021 में। इस बार मैं फिर कश्मीर गया, श्रीनगर में, जम्मू गया, सांबा गया और इस बार थोड़ा एक्सटेंसिवली ज़्यादा घूमा इन द सेंस कि इस बार कोई पर्यटक की दृष्टि हैसियत से नहीं गया था। इस बार स्टूडेंट की हैसियत से गया था कश्मीर को थोड़ा अपनी तरह से देखने और समझने के लिए। मैं इसको एक एपिसोड में नहीं करूँगा, मैं इसको हो सकता है 3, 4, 5, 6 जितने में भी हो जाएंगे कश्मीर की बात करेंगे। और कश्मीर की बात इसलिए करेंगे कि आज जो दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत, जो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड के एक अपने हिस्से में हम डेमोक्रेसी को भूल गए हैं, हम लोकतंत्र को भूल गए हैं। 2014 के इलेक्शन हुए थे, 6 साल के लिए असेंबली हुई थी, उससे पहले असेंबली भंग कर दी गई, गवर्नर रूल लगा दिया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 में इवन धारा 370 और ये जो कहा गया उस समय की अभी की सरकार, बीजेपी की सरकार के द्वारा कि इन सब के बाद तो बड़ी तरक्की होगी और सब ठीक हो जाएगा, आज वहाँ लोकतंत्र नहीं है। और कब इलेक्शन होंगे ये किसी को पता नहीं है। एक फुल स्टेटहुड वाली प्रदेश को आपने यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, उसकी साइज छोटी कर दी, उसकी व्यापकता और उसका इफेक्ट छोटा कर दिया, उसका कानून बनाने की उसकी हैसियत कम कर दी। खैर, वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा कि उस पर भी चर्चा करें, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे कश्मीर के कुछ बातों को बताता चलूंगा और साथ में वहाँ की कुछ समस्याएं जैसे मैंने देखी वो करूंगा, कुछ समस्याएं उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मैं एक आग्रह आपसे करूंगा, ये जो मैंने अपनी किताब में भी, जब मैं किताब लिख रहा था तब भी उसमें भी लिखा, ये मेरा परसेप्शन है, ये जैसा मैंने देखा और जो मेरी समझ में आया, ये वो बात है। अब थोड़ी कश्मीर का इतिहास या हिस्ट्री को भी थोड़ा सा समझना होगा। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, एक लंबी हिस्ट्री नहीं, लेकिन जो कश्मीर के अंतिम स्वतंत्र शासक, इंडिपेंडेंट रूलर थे, वो थे यूसुफ शाह चक। ये चक लोगों का साम्राज्य था। चक जो थे वो मूल रूप से शिया मुसलमान थे और ये जो यूसुफ शाह चक थे और इनके पूर्वज जो थे, कश्मीर को इन्होंने बहुत ठीक से उस पर राज करते थे। और बाबर और हुमायूं को ने भी कोशिश की थी कश्मीर पे कब्जा करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, उनको कब्जा नहीं करने दिया था। और जैसा कि आप कश्मीर जाइए और उनको बहुत इज्जत और बहुत मान सम्मान और बहुत प्राइड के साथ इनका नाम लिया जाता है, यूसुफ शाह चक का। यूसुफ शाह चक के दौरान भी अकबर ने 2 बार कोशिश की कश्मीर को जीतने की, लेकिन दोनों बार उनको वापस होना पड़ा। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि जो वहाँ के लोग बताते हैं और जैसा है कि यूसुफ शाह चक गोरिल्ला युद्ध में विश्वास रखते थे। जब उनकी सेना, बड़ी सेना को वो उनके कुछ लोग छापामारी करके और उनको वापस जाना पड़ता था। खैर, मतलब अकबर किसी तरह से प्लान ये करते हैं कि यूसुफ शाह चक को वो कुछ बातचीत के, वो उसको झांसा बोलिए या कुछ बोलिए, वो उनको दिल्ली बुलाते हैं, चाहिए दिल्ली में आइए, आपसे वार्ता होगी। ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में फिर इनको अल्टीमेटली कैद कर लिया जाता है। कैद कर लेने के बाद इनको देश निकाला टाइप कर दिया जाता है, निर्वासित ही वो, और इनको बंगाल भेज दिया जाता है। उस समय ये याद रखिएगा कि बंगाल, जो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, उसका वो करीब करीब वही पूरा बन के बंगाल बनता था। ये जाके जब वो जो बंगाल राज्य में ये जाके, उस समय का बंगाल राज्य आज का नालंदा में भी वो इस्लामपुर जगह है, इस्लामपुर में बिस्वक नाम का एक जगह थी जहाँ पे जाके ये सेटल हुए, अपने बच्चे इनके साथ थे। और उस जगह को आज भी कश्मीरी चक बोला जाता है। ये नालंदा वही है जो करंट चीफ मिनिस्टर बिहार के हैं, नीतीश कुमार जी, उनका गृह जनपद है और वहीं से वो एमपी भी रहे हैं। यूसुफ शाह साहब का वो पुरी जाते हैं और पुरी में उनका इंतकाल हो जाता है 22 सितंबर 1592, 22 सितंबर 1592, 22 सितंबर 1592 में। फिर ये वापस घर लाए जाते हैं और इनकी कब्र आज भी बिहार प्रदेश के नालंदा जिले के इस्लामपुर जगह में बिस्वक नामक ग्राम में आज भी इनकी कब्र है। ही वॉज अ जो
रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट रूलर। उसके बाद एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी यह है कि इनकी पत्नी का नाम हब्बा खातून था। जो लोग शायरी में या इसमें जिनको थोड़ी दिलचस्पी होगी उन्होंने हब्बा खातून का नाम ज़रूर सुना होगा। कश्मीर की ऐसी पोइटस जिन्होंने बहुत लिखा, शायद उनकी बहुत तो नहीं लिखा लेकिन जो लिखा वो इतना गहरा लिखा कि लोग उनको आज भी याद रखते हैं। फिर मुग़ल शासन आया कश्मीर के ऊपर, मुग़ल का राज आ गया। फिर दुर्रानी शासक आए। फिर सिखों ने रंजीत सिंह जी के नेतृत्व में सिख लोगों का कब्जा हुआ। उसके बाद जो सिख और ब्रिटिशर्स की वॉर हुई, उसके बाद सिख का वहाँ पे कब्जा हो गया था। उसमें एक चीज़ थोड़ा सा समझ लेना ये ज़रूरी है कि सिख के कब्जे के बाद वहाँ पे सिख से गुलाब सिंह साहब ने इस राज्य को खरीदा था और खरीद के फिर उस पर वो शासन चलाने लगे थे। और उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध जनरल थे जनरल जोरावर सिंह। वो एक स्टोरी अलग है, मैं उसको बाद में कभी करूंगा। लेकिन अब मैं कश्मीर की आज की समस्या, ये बैकग्राउंड में हर अपने एपिसोड में कुछ कश्मीर की इस तरह की बातें मैं बताता चलूंगा। अब मैं आज कश्मीर की मुख्य समस्याओं पे आपसे थोड़ा बात कर लूँ। मैं जब कश्मीर गया तो मैंने वहाँ कुछ पॉलिटिशियन से भी बात की, कुछ अधिकारियों से भी बात की, कुछ वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स से उनसे भी बात की। मुझसे जो बात कुछ लोग बात करने को तैयार नहीं थे और कुछ जगह ऐसा लगा कि ऑन रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही नहीं थे। और मुझे ऐसा कहीं लगा कि अगर मैं इंसिस्ट करता तो शायद ऑन रिकॉर्ड बात कर लेते, लेकिन वो शायद उनके लिए बहुत मुनासिब नहीं होता क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं जैसे हम और आप जितने फ्रीली यहाँ बोल रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अजीब सा एक इस देश की त्रासदी मैं कहूँगा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसके एक हिस्से में जमहूरियत गायब है, जो मैंने पहले भी कहा। और वहाँ हम लोग उसके बारे में बहुत सोच नहीं रहे हैं। वहाँ का मैं इसलिए ये बात बता दूं कि जैसे एक वो निर्वाचित व्यक्ति हैं, उनसे जब बहुत देर बात होते लगी रही और ये कहा गया कि कैसे दिक्कत हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्यों दिक्कतें हैं, तो उनका एक बहुत छोटी सी क्वेरी थी। उन्होंने कहा आप हमारे तकलीफ और हमारे दर्द को समझ ही नहीं सकते हो। तो हुआ भाई ऐसा क्या है, दिक्कतें वहाँ पे भी हैं। हम जब जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक मान लीजिए एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनको भी दिक्कत, आप नहीं समझोगे। तो हम लोग पूछा क्या, जैसे कुछ बताइए। कहने जब मेरी दादी, वो बहुत यंग हैं, कहने जब मेरी दादी को घर से बाहर निकाला जाता है, फोर्सेस वाले निकालते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सूरज की तरफ देखो और तब तक देखो जब तक आंखें चुंधिया के आप गिर ना पड़ो, ये आप नहीं समझोगे। जब मेरा एक बच्चा अगर कहीं लाइन में खड़ा होता है और अगर वो अपना जूते का, जिसको तस्मा बोलिए, फीता बोलिए, शूलेस बोलिए, बांधने के लिए अगर झुकता है तो उसके पीछे से 2 लाठी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि ही इज नॉट सपोज कि अगर वो एक लाइन में खड़ा है तो वो झुक के अपने नहीं बांध सकता क्योंकि उन लोगों को लगता है कुछ करने जा रहा है। तो कहने लगे आप इस तरह की चीजें आप समझ ही नहीं सकते हो क्योंकि ये तो एहसास और महसूस। और ये सही बात है कि वहाँ के जो 2014 में एमएलए हुए थे तो अब उनका टर्म तो खत्म हो चुका है, तो इसलिए उनको एमएलए, अब वो पूर्व एमएलए बोले जाएंगे कि क्या एमएलए है, लेकिन वो 2014 के इलेक्टेड एमएलए का ड्रिल ये है कि उनको कहीं जाना होता है तो उनका पीएसओ, उनका जो आइटनरी है कि भाई ये यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इनके घर मेरे घर आएंगे, फिर इनके बाद इनके घर जाएंगे, फिर इतनी बहन के घर, वो भेजता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अप्रूव करता है और तब वो घर से निकल सकते हैं। ये आज हो रहा है, ये आज हो रहा है। और ये बात इसलिए समझना और जानना जरूरी है कि ऐसा कहा गया था और ये सपना दिखाया गया था कश्मीरियों को और देशवासियों को कि जो अगस्त 2019 के बाद वहां सब अमन चैन हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि भी आज अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं और कहीं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते हैं विद इन कश्मीर। एक और बहुत छोटी सी और बहुत अहम बात कही, और मैं उन बातों को इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये हमको और आपको समझना जरूरी है। वहां उन्होंने कहा कि आप, और उन्होंने साफ साफ पूछा कि आप भाई आप एक चीज बताइए। उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी, आप कश्मीर को चाहते हैं कि कश्मीर रहे आपके साथ विद ऑल दिस प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल रहे, इसमें कोई सोचने की भी बात नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आप कश्मीर को चाहते हैं आपके साथ रहे तो ये तो वही बात हो गई कि आप घर तो चाहते हैं, घर तो बहुत सुंदर है, घर चाहते हैं, लेकिन घर वालों को नहीं चाहते हैं। तो
मैं शायद जो आपसे बात कह रहा हूं वो बहुत छोटी, मतलब आपको कभी कभी लगेगा इसमें क्या बात हुई, नहीं बात बड़ी है। बात बड़ी इसलिए है कि अगर आपको कश्मीर चाहिए तो आपको कश्मीर में रहने वालों से भी मोहब्बत करनी होगी। आपको केवल कश्मीर की मोहब्बत से नहीं कि कश्मीर मैंने ऐसे कर दिया, मैं कश्मीर का डेवलपमेंट इज नॉट द आंसर ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर के विकास से आपको लगता है कि आप ये सब कर देंगे, अंबानी जी और अडानी जी वहाँ फैक्ट्री खोल देंगे और ये कर देंगे और उससे वो कश्मीरी आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको दिल जीतना है। ये थोड़ी मुश्किल काम है। ये काम पेपर एड से और इवेंट करके नहीं होगा, इसमें लगातार काम करना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां जब आप इन लोगों से बात करिए तो आपको हरदम लगता है, आपको थोड़ी गिल्टी फीलिंग होती है कि हम लोग यहां, हम लोग कभी रियलाइज ही नहीं किए कि वहां ये सब हो रहा है। वहां जब आप निकलिए, वहां देखिए, वहां कश्मीर जो बोला जाता है वो जम्मू कश्मीर दो डिस्टिंक्ट इलाके हैं। तो एक जनरल इंप्रेशन यह है कि जम्मू जो है वो हिंदू डोमिनेटेड है और कश्मीर जो है मुस्लिम। ऐसा नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर में भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, खास करके जब आप कश्मीर वाली साइड जाते हैं और उसमें भी खास करके जब आप श्रीनगर जाते हैं या उसके आसपास के इलाकों में, आपको अंदाज नहीं होगा कि वहां कितनी सिक्योरिटी है। मतलब 1 किलोमीटर नहीं, आपकी आंख, मेरे ख्याल में शेक हैंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है, श्रीनगर में तो शेक हैंड डिस्टेंस पे है। 25 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस एक सिक्योरिटी से दूसरे सिक्योरिटी वाले के बीच में नहीं। और हमारे यहां की तरह नहीं, यूपी में आप देखते हैं ना कि कोई आ रहा है मंत्री जी और डंडा लेके आ गया, चलो चलो खड़े हो। डंडा अंडा नहीं, वहां शायद जो सबसे आधुनिक हथियार हैं जिसपे ट्रिगर पे उंगली रख के वो आपको करना है, वो वहां की स्थिति है, वो वहां की स्थिति। और मुझे इन सब बातों के बीच में एक चीज ये भी लगा, जब और सियासत की बातें लोग नहीं करना चाहते हैं लेकिन मन में तो है कि सियासत ही की वजह से सब है। एक बात जेन्युइन सा उनका था, उन्होंने कहा मुश्किल क्या हो गई है, और ये केवल 2014 के बाद ये बढ़ गया है, लेकिन 2014 से पहले भी ये समस्याएं थी। एक चीज सोचने वाली है और ये हमको और आपको भी इसको सोचना होगा। वो कहते ये है कि आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए, आपको अपने इलेक्शन में वोट कैसे हो, कैसे कंसोलिडेट हो, हिंदू मुस्लिम, आप हम लोगों की कॉस्ट पे ये कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो कश्मीरी पंडित के बार बार बात को उठाते हैं कि कश्मीरी पंडित की बात ये हुआ, कश्मीरी पंडित की बात ये हुआ, इस तरह की बात हुई। मैं एक फिगर दे दूं, वो छोटी सी फिगर है और उस फिगर में अगर आप खुद देख लीजिएगा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। 1990 से 2020 या 21 तक की फिगर है। वो उस फिगर में साफ साफ है कि कितने लोग मारे गए, और उसमें खास करके है कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। वो फिगर आप अगर देख लीजिए तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी लोग भी मरे हैं, बाकी लोगों की भी जाने गई हैं और वो मेजॉरिटी में गई हैं। उस पर मैं कल थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही कह दूंगा कि ये एक जरूरी किस्सा है जिससे आंख नहीं मूंदी है। कहीं पढ़िए, जो हिस्सा मिलता है उसको पढ़िए, गूगल करिए, किताब पढ़िए, और कश्मीर की दुर्दशा मत होने दीजिए, क्योंकि कश्मीर की दुर्दशा हो रही है। एक बात जिसका कोई इस प्रोग्राम से जैसे नहीं है, एक चीज़ और लगी, वो केवल कश्मीर के लिए नहीं है, वो पूरे देश में किसी भी जगह जहाँ पहाड़ है उसके लिए है। पहाड़ आज करहा रहे हैं। पहाड़ में आज जिस तरह का, मतलब वहाँ का इट वॉज अ फेदर इन द कैप फॉर कश्मीर गवर्नमेंट एज सच कि 6 लाख टूरिस्ट आते थे, इस बार 25 लाख आए हैं। लेकिन जो जगह 6 लाख लोगों को हैंडल करती है उसमें 25 लाख लोग आ जाएंगे, उस जगह का क्या होगा। यही शायद जोशीमठ में भी हो रहा है, ये किसी भी हिल स्टेशन में पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इस पे भी एक कोई नीति बनना जरूरी है। और ये मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि अगर आज हम समय रहते नहीं चेते तो ये हिल स्टेशन शायद आने वाले, और कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, ये हिल स्टेशन जाने ही लायक नहीं रहेंगे। मुश्किल है, पहाड़ों के ऊपर बहुत बोझ है, कम करना होगा। इतने लोग, अब आप कहेंगे नहीं उससे डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट बात की बात है, पहले सर्वाइवल की बात है। तो कश्मीर की इस सीरीज में आगे भी जारी रखूंगा। आज केवल इतना ही, कल थोड़ी और बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, कश्मीरियत की बात करेंगे, उस रेल जर्नी की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।